हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए, देखिए आज अगली टॉपिक एक लेके आए हैं, ठीक है? भारत का संसद, जिसके विषय में हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं। संसद, देखिए, संसद केंद्र का विधायी अंग है। कैसा अंग है? विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है? इसे याद रखिएगा। अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है, ठीक है? अगली लाइन दोस्तों देखिएगा। संविधान में संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अ, अधिकारियों, प्रक्रिया और विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है? इसके बाद आगे देखते हैं संसद का गठन, ठीक है? देखिए संसद का गठन, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। देखिए, प्रथम अंग कौन है? राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, ठीक है? ये 3 संसद के अंग हैं, ठीक है? इसके बाद है 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा, लोकसभा शब्द अपनाया गया। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा को निचला सदन यानी पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहते हैं, ठीक है? आगे देखिए, जिसमें दोनों सदनों में पहले हम देखेंगे राज्यसभा को, ठीक है? तो राज्यसभा आप सभी को पता होगा कि संसद का उच्च सदन कहा जाता है इसे, ठीक है? और इसमें टोटल जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी है? 250 निर्धारित है, ठीक है? 250 में से दोस्तों 238 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है? 12 जो हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं, वो मनोनीत होते हैं, ठीक है? परंतु हम बात करेंगे कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। कितनी है? 245 है, ठीक है? और जिसमें से कि 229 कहाँ से आते हैं? राज्यों से। मतलब कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आप लोग एक बार फिर से दिमाग में ये सेव कर लीजिए कि राज्यों की संख्या आप लोगों की 29 हो गई थी, बट अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रह गया, वो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2 भागों में विभाजित करके, एक लेह तथा दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? तो आप लोग जान सोच रहे होंगे तो 9 केंद्र शासित प्रदेशों हैं, परंतु 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 ही है। वो कैसे? दमन, दीव और दादर नगर हवेली को आपस में क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है दोनों को, ठीक है? इस वजह से अब संख्या 28 और 8 है, यानी राज्यों की संख्या कितनी है? 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ठीक है? तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जो ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, वो किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, ठीक है? इस चीज को आप याद रखेंगे कि संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र के लिए सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है, ठीक है? आगे चलते हैं हम। अब लोकसभा के बारे में देखेंगे, ठीक है? लोकसभा में आप देखेंगे कि टोटल जो संख्या है सबसे पहले कितनी है? 552। कितनी संख्या है? 552, ठीक है? जिसमें से 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया है, ठीक है? अब कहेंगे कि चुनाव कितने में होता है? लोकसभा में प्रेजेंट में कुल 545 सदस्य हैं,
ठीक है। अब देखेंगे आगे 530 सदस्यों राज्य से और 13 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं चुनाव के द्वारा। 530 जो है राज्यों से चुनाव होता है और 13 सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है? केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल कितने सीटें हो गई? 543 सीटें। यानी 543 सीटें ऐसी हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होके आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जरा बताइएगा कमेंट में कि हम क्या बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो अब बचे दो सदस्य। दो सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक, ये दिया गया है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। दोनों सदनों की अवधि देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा होता है इसका कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है दोस्तों? इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके पद को हर दूसरे वर्ष भर लिया जाता है। हाँ, ठीक है। तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोनयन होता है यहाँ पे है दोस्तों। आगे देखिएगा, सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं? ठीक है, कितनी बार भी। आगे, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? संविधान ने राज्यसभा सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्थान नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, जो पहली बैठक स्टार्ट होती है उस समय से 5 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है? लोकसभा का। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इनका कार्यकाल कहाँ से आरंभ माना जाता है। तो आप याद रखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक, यानी लोकसभा की जो पहली बैठक होती है वहाँ से उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसके खिलाफ भाई? लोकसभा के खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा पुलवामा हमले के दौरान जो सीआरपीएफ सिपाहियों पे हमला हुआ था, उसमें ढेर सारे सिपाही देश के अपने मारे जाते हैं। उस दौरान जब लोकसभा का चुनाव भी होने वाला था, तो लोकसभा का चुनाव हुआ, उधर देश पे संकट भी था। तो ये हो रहा था कि यदि ये संकट बना रहा तो जो अवधि है कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी इस अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जिससे देश में संकट को पहले निपटा जाए, फिर इसके बाद तब जाके फिर पुनः चुनाव कराया जाए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है, यदि आपात स्थिति लागू है, जब तक लागू है उससे 6 महीने के बाद तक ये चीज़ लागू रहेगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, चलिए, सदन का नेता। ठीक है, यहाँ देखिए, लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। यदि वह लोकसभा सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। ये जो लाइन मैंने येलो कलर से बनाया है, ये आप लोग नोट करते जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं वो सब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है और राज्यसभा का सदस्य भी, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, लोकसभा जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें
कितनी सीटें किसको प्राप्त हुई थी, एक बार करंट भी थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, इसमें जो बीजेपी को सीटें मिली थी वो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि उसकी सीटें कितनी थी। तो उसकी सीटें जो थी वो 303 सीटें थी, परंतु अगर उसका पूरा सीट देखा जाए, परंतु बीजेपी की पूरी सीट देखी जाए तो उसमें कितनी है, 355। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, केवल 52 सीटें मिली हैं। केवल कितनी सीटें मिली हैं, 52। ठीक है, तो इस तरह से 2019 का चुनाव परिणाम था। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चुनाव के संदर्भ में देख लेते हैं। यह जो चुनाव था ये 17वीं लोकसभा चुनाव था। कौन सा चुनाव था, 17वीं लोकसभा चुनाव था, जो 2019 में वर्ष भर में आरंभ हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच चुनाव पूछा जाता है कितने चरणों में संपन्न कराया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, और सातों चरण किन किन प्रदेश में पूरा पूरा हुआ, तो वो था वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में पूरा पूरा चुनाव हुआ। ठीक है, तो ये दो स्टेट आप याद रखिएगा, 7 के सातों चरणों में चुनाव या मतदान किन स्टेटों में हुआ, तो आप उत्तर करेंगे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ही लिया है ऊपर, आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संसदीय कार्यवाही के साधन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पहला टॉपिक दिया गया है प्रश्नकाल। ठीक है, तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। संसद का पहला घंटा, संसद का कौन सा घंटा, पहला घंटा, यानी टाइमिंग स्टार्ट होती है संसद की कब बजे से, 11 बजे से। ठीक है, 11 बजे से स्टार्ट होती है, उस समय से बात कर रहा है। पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। सदस्य जो होते हैं प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका उत्तर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना वाले। ठीक है, 3 तरह के प्रश्न होते हैं जो संसद में किए जाते हैं, वो भी पहले घंटे में। ठीक है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे है। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। दोस्तों ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनके लिए लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, इसलिए इसके बाद क्या है, पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। देखिए दोस्तों, एक बार लोअर पीसीएस में प्रश्न किया गया था कि किस प्रश्न के पूछे जाने पर, मतलब जवाब दिए जाने पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो वो अतारांकित प्रश्न था, जिसको पूरा होने के बाद आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, तो वो यही आंसर था। ठीक है, कि अतारांकित प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। देखिए आपने ऊपर देखा था 3 तरह से, देखिए अल्प सूचना, तो अल्प सूचना क्या होता है कि जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देके पूछा जाता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो आप लोगों ने देखा तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है, अतारांकित वे प्रश्न होते हैं जिनका लिखित रूप से उत्तर दिया जाता है, और अल्प सूचना वाले वे प्रश्न होते हैं जिनका कम से कम 10 दिनों में नोटिस देकर प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, और इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। इनका उत्तर किस प्रकार दिया जाता है, मौखिक। ठीक है, अगला घंटा देखिए, जो अगला घंटा है संसद की कार्यवाही का वो है शून्यकाल। क्या है दोस्तों, शून्यकाल। ठीक है, प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसे संसद के नियमित कार्य के कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य
के समय को शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के कार्यक्रम के तय करने के मध्य के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शून्यकाल को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया, आगे देखिए, संसदीय प्रक्रिया यह नवाचार भारत की देन है, मतलब यह हमारे संविधान की देन नहीं है, हमारी संसद की देन है। शून्यकाल जो है हमारी संसद की देन है, हमारे संविधान की नहीं। और ये सबसे पहले जो है वर्ष 1962 में ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि शून्यकाल क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद जो होगी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक जब तक कि उस सदन में बहुमत प्राप्त है, आगे देखते हैं, बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। ठीक है, प्रस्ताव के समर्थन कितने लोगों को करने चाहिए? 50 लोग जब तक इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे तब तक इसे पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्वास प्रस्ताव, खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, अल्पमत सरकार तथा गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, क्षीण बहुमत वाली सरकारों को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। मतलब आपको बहुमत निर्देशित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा कहा जाता है कि आप बहुमत को सिद्ध करिए। ठीक है, जो भी सरकार एक समय होती है और कभी कभी स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि यह विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तब सरकार भी क्या होती है? गिर जाती है। यदि आपको कहा गया है कि आप विश्वास सिद्ध करिए, बहुमत सिद्ध करिए, अपना सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो सरकार है बनी की बनाई गिर जाती है। उदाहरण स्वरूप मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर चुकी है। ठीक है, एमपी की कमलनाथ सरकार, कमलनाथ, आप लोग बताइएगा एमपी के जो वर्तमान सीएम हैं वो कौन है? वर्तमान सीएम का नाम बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 112 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो सेशन बनाया जाता है उसमें क्या होता है, अनुमानित जो प्राप्ति और खर्च होते हैं उनका विवरण बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संवैधानिक उपबंध, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, संवैधानिक उपबंध, संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित अवस्थाएं उल्लिखित हैं। जैसे राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। इसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। किसको? बजट को। ठीक है, अगला है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के
कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पुनः स्थापित होगा। यहाँ पे गलत लिखा गया है, पुनः स्थापित नहीं होगा। इस तरह के किसी विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे है विधि प्राधिकृत की सीमाएं मिसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ फॉल्स हैं, मिस प्रिंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। देखिए संसद के कार्य क्या क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए सारी चीज़ें। संसद किसी कर को कम या समाप्त नहीं कर सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती, लेकिन कर सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संसद क्या कर सकती है, कर को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती है। आगे देखिए, संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में संबंधित भूमिका को निम्नलिखित मामलों में व्याख्या किया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, नीचे नीचे दर्शाया गया है सारी चीज़ें। धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यह केवल कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में। धन विधेयक किससे संबंधित होता है, लोकसभा से होता है, राज्यसभा से नहीं। ठीक है, राज्यसभा का अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यह लोकसभा को प्राप्त विशेष सुविधा है। लोकसभा को प्राप्त यह विशेष सुविधा है। अगला है, राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। ठीक है, और देख रहे हैं नीचे क्या लिखा है, आगे देखिए। संसद में जो होती हैं, हमारे संविधान में जो है 3 निधियां होती हैं, वो 3 निधियां क्या हैं, संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, भारत का लोक लेखा 266 के अंतर्गत ये भी आता है, भारत की आकस्मिक निधि 267 के तहत आती है। ठीक है, देखिए संचित निधि होती क्या है, यह एक ऐसी निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह जो आता है वो इसी संचित निधि में आता है, और मुख्य पदाधिकारियों को वेतन भी इसी निधि से ही दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा संचित निधि क्या है। संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, देखिए संसद की जो भूमिका है वो क्या है, जरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है। संसद क्या रखती है, एक केंद्रीय स्थिति रखती है। उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका होती है, इसे विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी शक्तियों एवं कार्यों को निम्नलिखित तरह से दर्शाया जा सकता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें। ठीक है, देखिए पहला जो है विधायी शक्तियां एवं उसके कार्य, मतलब विधि उधि, संसद में विधि बनाने की शक्ति जो होती है वो किसमें निहित है, संसद में निहित है। ठीक है, और संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो वो भी किसे कहा जाता है, उसी को कहा जाता है, संसद को। कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित है, संसद में निहित है। वित्तीय शक्तियाँ किसमें निहित है, संसद में निहित है। संविधानिक शक्तियाँ एवं कार्य किसमें निहित है, संसद में निहित है। न्यायिक शक्तियाँ किसमें है, संसद में है। निर्वाचक शक्तियाँ किसमें है, वो भी संसद में। तथा अन्य शक्तियों का विवरण जो है सब कहाँ मिलता है, सब संसद के अंतर्गत मिलता है। अगला है वित्तीय समितियाँ। देखिए जो लोक लेखा समिति है, ठीक है, लोक लेखा समिति, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1921 में इसका गठन किया गया था अस्तित्व। वर्तमान में इसमें कुल 22 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 22, जिसमें 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका गठन 1921 में हुआ, और किस एक्ट के तहत, 1919 अधिनियम के तहत। और टोटल सदस्य इसमें कितने होते हैं, 22। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, देखिए जो प्राक्कलन समिति है, इस समिति का उच्च मतलब इसको जो स्थापित किया गया ये भी 1921 में ही स्थापित किया गया और 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। मथाई एवं वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री थे उस समय के, मथाई, जान मथाई, मूलतः इसमें कुल 25 सदस्य थे उस समय। 1956 में इसकी संख्या बढ़ाकर कितना कर दी गई, 30 कर दी गई। इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई किस वर्ष, 1956 में, ठीक है। और ये 30 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। किस समिति में, प्राक्कलन समिति में प्राक्कलन समिति में जो है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, ठीक है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से ही किया जाता है। देखिए एक बार प्रश्न पूछा गया है कि जो प्राक्कलन समिति है आपकी, ठीक है, कौन सी समिति है, प्राक्कलन समिति है, इसके जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किनके द्वारा होता है, तो आप उत्तर करेंगे लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है और उन्हीं में से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए और इसे पुनः समझ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे सेंड करें ताकि सबको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो कि संसद में जो प्रक्रियाएं होती हैं, संसद के कार्य क्या हैं, संसद में क्या होता है, वो सारी चीज़ों का लोगों को पता चले, ठीक है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट किया करें, ठीक। चलिए, गुड बाय।